वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, या तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जहां हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता था, वहीं दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी वेक्टर होता है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वास्तव में क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, उससे पहले हम पढ़ेंगे राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, देखिए राइट हैंडेड सिस्टम क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ रोटेट किया जाए, एक्स एक्सिस को, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जेड है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करें, अगर हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करें यहां से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो हमारे पास अगर यहां कोई स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू, तो वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाए, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाए, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। इस तरीके से देखिए कि अगर ये हमारे पास ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड की फिंगर एक्स एक्सिस है, फिंगर की डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास। अगर हम इस एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करें तो कोई भी स्क्रू का मूवमेंट जो है वो जेड, इस जेड की डायरेक्शन में हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। एक्स एक्सिस को रोटेट करें, ये एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, इसको हम फिंगर की डायरेक्शन में रोटेट करें, ये हमारे पास वाई है, ये वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो स्क्रू है वो हमारे पास कहां जाना चाहिए, थर्ड एक्सिस जो है वो हमारे पास जेड को रिप्रेजेंट करे, जो स्क्रू है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करे, हम इसको घुमाए जाएं तो ये स्क्रू ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। यहां हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, वो वास्तव में इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर अगर हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू कैप एन वेक्टर के इक्वल होती है, जहां कैप एन वेक्टर ए और बी के साथ राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अगर अब हमारे पास यहां एक्स की जगह तो ए वेक्टर हो और वाई की जगह बी वेक्टर हो, देखिए अगर अब यहां मतलब क्या हुआ, वेयर, लिख देता हूं यहां, वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर एन मेक्स अ राइट हैंडेड सिस्टम, एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, थीटा 0 और पाई के बीच में लाई करता है, जैसा कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में था। एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में रोटेट करूं तो वो एन की डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए स्क्रू का हमारे पास, तब ये बनाता है राइट हैंडेड सिस्टम। ये कैप एन है, कैप एन एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर, कैप एन लगा हुआ है इसलिए कैप एन का मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, तो कैप एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। जो आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है वास्तव में ऐसे है, यानी इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर, थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल में थर्ड एक्सिस को हमें मजबूरन ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जो कि वास्तव में ऐसे होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है और राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है, मतलब जब हम ए से और बी की तरफ वेक्टर को रोटेट करते हैं तो हमारे स्क्रू की डायरेक्शन एन की डायरेक्शन में होती है, जो हमारे पास वहां जेड की डायरेक्शन में थी। तो दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट?
वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू कैप एन वेक्टर, वेयर कैप एन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर विच मेक्स राइट हैंडेड सिस्टम विद द वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ए डॉट बी स्केलर था, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो वेक्टर फॉर्म में मिलेगी, स्केलर फॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है, सेकंड थिंग, इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, या अगर वेक्टर a 0 है या वेक्टर b 0 है तो थीटा से हमारा कोई मतलब नहीं है, थीटा एग्जिस्ट नहीं करता है और a क्रॉस b हमारे पास 0 होता है, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर वेक्टर a 0 है या वेक्टर b 0 है, थीटा की जरूरत ही नहीं है, एंगल दोनों के बीच में कुछ भी हो, हमेशा दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, बट third thing, if a and b are non-zero, if vector a and b are non-zero vector, अब क्या है हमारे पास, a और b तो नॉन जीरो हैं, a और b तो नॉन जीरो हैं, एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, लेकिन तब भी a क्रॉस b 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a क्रॉस b 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा और इज इक्वल टू 0, क्योंकि n तो 0 हो नहीं सकता, n तो यूनिट वेक्टर है, उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 के इक्वल है, तो ना ये 0 है ना ये 0 है, n 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब साइन थीटा 0 है, इसका मतलब साइन थीटा 0 है, इंप्लाइड साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा दो जगह 0 होता है, कहां कहां, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू पाई, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है मतलब वेक्टर्स पैरेलल हैं, a इज पैरेलल टू b, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में पैरेलल टू, दो वेक्टर्स के बीच में 0 एंगल का मतलब है कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, और अगर थीटा इज इक्वल टू पाई है, देखिए पाई का मतलब कोलिनियर वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 180 है, एक वेक्टर इधर है a और एक वेक्टर इधर है b, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर। तो इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, वेक्टर ए इज कोलिनियर टू वेक्टर b, इसका मतलब अगर a और b नॉन जीरो हैं और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो या तो a b के पैरेलल है, या तो a b के पैरेलल है, या a b के कोलिनियर है, a और b कोलिनियर है। तो हम डॉट प्रोडक्ट से हम परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालते थे कि अगर हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमें दोनों वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर प्रूव करना है तो इसका मतलब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। यहां से हमें कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए एक मेथड और मिल गया, वहां हम कोलिनियरिटी को प्रूव करते थे बी वेक्टर इज इक्वल टू ए लैम्डा, ए वेक्टर इनटू लैम्डा, इसमें डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन यहां हम कोलिनियरिटी किससे प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इंप्लाइज दे आर कोलिनियर, इंप्लाइज दे आर कोलिनियर। तो यहां से हमें कोलिनियरिटी का एक नया तरीका और मिल गया है। ठीक है, थर्ड थिंग, ठीक है भाई, हमने क्या किया, ए क्रॉस ए निकाला तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन 0, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री। इसका मतलब साइन 0 क्या है, 0, इसका मतलब दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज और ऑलवेज 0 के इक्वल होती है, जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल थी। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि इसका मतलब जो आई क्रॉस आई है वो 0, जो जे क्रॉस जे है वो 0, और जो के क्रॉस के है यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू 0, जबकि आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था, और के क्रॉस के 1 सॉरी के डॉट के, लेकिन क्रॉस में आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, और के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे एज ए रिजल्ट। बीच में एंगल कितना हुआ, π/2। अब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन π/2। साइन π/2 क्या होता है, 1 साइन 90, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के मॉडुलस की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होती है। आई पर परपेंडिकुलर है तो अगर एक की दूसरे के साथ हम प्रोडक्ट लें यहां से,
आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या है, आई और जे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और इनटू साइन पाई बाई 2, इनटू साइन पाई बाई 2 फॉर्मूले से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ये भी 1, ये भी 1, और साइन पाई बाई 2 क्या हो गया 1, साइन पाई बाई 2 क्या हो गया 1। इसका मतलब आई क्रॉस जे और इज इक्वल टू, एक मिनट देखिए, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन पाई बाई 2 कैप एन इनटू कैप एन। इसका मतलब कैप एन क्या है, एक हमारे पास यूनिट वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, और ऐसा यूनिट वेक्टर क्या है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो आई और जे पर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर हो, वो कौन सा वेक्टर है, के। क्यों, क्योंकि आई जे के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये आई, ये जे और ये के, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर्स ऑफ 2। इसका मतलब जो आई क्रॉस जे है वो के इक्वल होता है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। सिमिलरली जो हमारे पास जे क्रॉस के है और इज इक्वल टू आई के इक्वल होता है, और हमारे पास जो के क्रॉस आई है वो जे के इक्वल होता है। 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें और मिल गए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के दूसरे के साथ, यानी आई जे के इक्वल, जे के आई के इक्वल, और के आई जे के इक्वल होता है, जबकि दोनों की सेम की प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है, और अपोजिट के साथ प्रोडक्ट अदर वेक्टर के इक्वल होती है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रॉस बी का, कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ बी अपॉन वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लेकिन क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर फॉर्म में मिलेगी, लेकिन एंगल तो वेक्टर फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो हमें इसका भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड, यानी जो साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड हमने क्यों लिया, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, और अगर हम ये वेक्टर ले लेंगे तो साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम्यूटेटिव होती थी जबकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती है। इसका रीजन क्या है, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है वास्तव में, कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये कैप वेक्टर एन है। जब ये ए से बी की तरफ वेक्टर रोटेट करता है तब हमारे पास बनता है ए क्रॉस बी। इसका मतलब है वेक्टर ए इज रोटेटिंग फ्रॉम ए टू वेक्टर बी, और उस कंडीशन में एन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, अब अगर हमने उल्टा लिख दिया, बी क्रॉस ए लिख दिया, अगर b क्रॉस ए लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब जो हमारे पास वेक्टर है, अब जो हमारे पास वेक्टर है वो b से a की तरफ रोटेट करेगा, ये b है ये a, अगर b से a की तरफ रोटेट करेगा तो राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग ये n यहां नहीं रहेगा, n इधर चलना शुरू कर देगा। जैसे आप स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, इसका मतलब था आप स्क्रू को टाइट, इसका मतलब स्क्रू को ओपन, यानी जब B से A की तरफ रोटेट करेंगे तो ये N उल्टा, ये N की पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये N की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये N की निगेटिव डायरेक्शन, यानी N निगेटिव हो जाएगा। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर N पॉजिटिव है लेकिन ओरिजिन से नीचे N निगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, लेकिन N जो है वो माइनस N बना लेगा, जो n है वो क्या बना लेगा, माइनस n, यानी माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस बी ए साइन थीटा और n, लेकिन ये क्या है, ए क्रॉस बी यानी माइनस ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती है, जो b क्रॉस a है वो माइनस के a क्रॉस b के इक्वल होता है। अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो निगेटिव साइन आता है, और निगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इस राइट हैंडेड सिस्टम की वजह से। ये है b क्रॉस a, मतलब वेक्टर इज रोटेटिंग फ्रॉम b टू a, ये है a क्रॉस b, मतलब वेक्टर इज रोटेटिंग फ्रॉम a टू
बी, तो जो एन की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, एन की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेक्टर प्रोडक्ट का साइन चेंज होगा। तो ए बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस का ए क्रॉस बी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। यहां से हमें फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला क्या, यहीं से ये हमें जो भी हमारे पास 7th प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ लिया कि जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए वो माइनस के ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो अगर जो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं आई जे के, अगर वो ऑर्डर में नहीं है आई जे और के, देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा था कि आई क्रॉस जे और इज इक्वल टू के, लेकिन अगर उल्टा हो जाए जे क्रॉस आई तो वो माइनस के इक्वल होता है। जैसे ही ऑर्डर चेंज नेगेटिव साइन, ठीक है, ऐसे ही बाकी में के डॉट जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और ऐसे ही उल्टा आई क्रॉस के और इज इक्वल टू माइनस जे। दीज आर थ्री अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स विच वी यूज डायरेक्टली। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है, उसकी दो एडजेसेंट साइड गिवन है ओनली। ये हमारे पास ट्रायंगल, ये मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दो एडजेसेंट साइड गिवन है, ये ए, ये बी और ये सी। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। वास्तव में एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो मेरे पास है बी वेक्टर, हाइट नहीं है। हाइट के लिए मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये दो वेक्टर जो मुझे गिवन है एडजेसेंट, मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है, मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है, ये पॉइंट डी है। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, यहां से मुझे सी डी फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड आउट करना है तो मैंने साइन थीटा ले लिया। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर ए तो इसका पोजीशन वेक्टर है, हमें क्या लेनी है ए सी की लेंथ, क्योंकि साइन क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स है, और लेंथ कैसे निकलेगी, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लेना पड़ेगा इसको लेंथ बनाने के लिए। तो क्या हुआ इसका मतलब, सी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इंटू साइन थीटा। अब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस का मतलब ए बी और इंटू हाइट का मतलब सी डी हाफ ए बी। ए बी है वेक्टर बी, लेकिन हमें तो ए बी की लेंथ लेनी है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सी डी, सी डी हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इंटू साइन थीटा। लेकिन बी ए साइन थीटा यही क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसकी, ए और बी की, और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है वो दोनों एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। बिकॉज एरिया जब स्केलर क्वांटिटी और यहां में मिल क्या रहा है वेक्टर, तो हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर यही हमारे पास एडजेसेंट साइड ट्रायंगल की ना होके पैरेललोग्राम की हो जाए, बना दीजिए, यही बिल्कुल सेम रहेगा। मैंने इसी का पैरेललोग्राम बना दिया, ये लीजिए और ये लीजिए, ए बी यहां हो गया, चलिए सी, और यहां हो गया डी। बात बिल्कुल सेम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस ये है ही, हाइट ये है ही, सिर्फ हाफ नहीं लगेगा। इसका मतलब यहां से क्या हुआ हमारे पास, साइन थीटा, बिल्कुल, अच्छा सी यही रहने दीजिए, डी हमने मान रखा है पहले से, सी को पी मान लीजिए ना, अलग पॉइंट मान लीजिए, बाकी सब कुछ एच डी रहने दीजिए। यहां एरिया ऑफ हो गया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वही ट्रायंगल बिल्कुल सेम, लेकिन ट्रायंगल की जगह क्या आ गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है क्या है, बेस इंटू हाइट, हाफ खत्म, तो यहां से भी हाफ खत्म, ए क्रॉस बी। इसका मतलब अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है, तो उनका एरिया दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती है प्लस और माइनस पर। अगर हमारे पास वेक्टर ए है और क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी है, बी प्लस सी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। ऐसे ही अगर हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर की, कि हमारे पास ए क्रॉस बी है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है लैम्डा में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लैम्डा की मल्टीप्लाई कहां करते हैं, चाहे पहले ए वेक्टर में कर लीजिए तब बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पहले बी वेक्टर में कर लीजिए और तब ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास वेक्टर ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में यानी आई जे के की फॉर्म में गिवन है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में निकाला था कि अगर डॉट प्रोडक्ट है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के इक्वल होती है, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। लास्ट है बस क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए गिवन है a1i प्लस b1j और प्लस c1 k, और दूसरा वेक्टर बी गिवन है a2i प्लस b2j और प्लस c2 k। ठीक है, अगर दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती a डॉट b, तब हम क्या करते थे a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी थी, पहले हम पढ़ चुके थे, हमने कैसे कैसे की थी कि i डॉट i क्या था 1 था और i डॉट j क्या था 0 था। लेकिन अगर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से निकाली जाती है i j k। क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। उसके बाद पहले वाले के कोफिशिएंट a1 b1 c1 और दूसरे वाले के कोफिशिएंट a2 b2 c2। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे आसान मेथड डिटरमिनेंट मेथड है। अब इस डिटरमिनेंट को अगर हम इवेल्युएट कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वही हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी कहीं से भी। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो पहले i b1 c2 और माइनस c1 b2, फिर माइनस का j, डिटरमिनेंट्स के रूल। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, यानी a1 c2 और माइनस c1 a2, और फिर प्लस k के अकॉर्डिंग किया तो a1 b2 और माइनस b1 a2। आप चाहें तो दोनों को a क्रॉस b से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो a क्रॉस b है वो a1i प्लस b1j प्लस c1k इंटू क्रॉस है a2i प्लस b2j और प्लस c2k। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सपेंड करेंगे और प्रॉपर्टी i j k की यूज करेंगे कि i क्रॉस i इज इक्वल टू 1 और i क्रॉस j इज इक्वल टू k, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन है a is equal to I minus 7j plus k, vector a is equal to I minus 7j और plus 7k, and vector b is equal to 3I minus 2j और प्लस 2k। We have to find out magnitude of a cross b। तो पहले हम a cross b फाइंड आउट करेंगे। a cross b इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड पूछा है तो सीधे मैग्नीट्यूड का जाइए आई जे के, और यहां से क्या मिला 1 माइनस 7 नहीं, पहले ए क्रॉस भी है तो उसके बाद 3 माइनस 2 और 2 लिख लिया। पहले आई जे के, फिर इसके कोफिशिएंट 1 माइनस 7 फिर इसके कोफिशिएंट 3 माइनस 2 और 2। अब हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, जो वैल्यू होगी वो ए क्रॉस बी की होगी, उसको दोबारा मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। मोड फाइंड आउट करने के लिए दोबारा उसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने एक्सपेंड किया आई एज इट इज, क्या मिला माइनस 14 7 2 प्लस 14, फिर माइनस का जे, ये खत्म 2 माइनस 21,
फिर प्लस का के, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिनिश और ये फिनिश, क्या मिला -2 और प्लस का 21, तो ये तो 0 हो गया। यहां से -19 यानी 19J मिला और यहां से प्लस का 19K मिला। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। x तो है ही नहीं क्योंकि 0 है, तो 0² प्लस 19² प्लस 19² यानी √ कितना 371, 19 नंबर 171 361, 361 प्लस 361 यानी √361 into 2 implies 19√2, implies 19√2। This is the magnitude of A cross B। ठीक है, अरे ठीक है, यस सर। चलिए तब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, जैसे हमें वेक्टर A गिवन है, कितना वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k और B इज इक्वल टू गिवन है i प्लस 2j और माइनस 2k। तो हमने क्या किया, पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकाला, पहले a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी को मैंने वेक्टर C मान लिया, क्या हुआ 4i प्लस 4j और k हो गया 0, डायरेक्टली ऐड कर दिया, 3 और 1 4, 2 2 4, 2 - 2 0। फिर a माइनस बी निकाला और इसको मैंने वेक्टर D लिख दिया, तो 3i माइनस i 2i, फिर 2j माइनस 2j 0j और 2 - 2 यानी प्लस का 4k। अब एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, मतलब C और D पर परपेंडिकुलर हो, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर C एंड वेक्टर D बोथ इज इक्वल टू वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D implies I J K 4 4 0 2 0 4। ठीक है, क्या मिला I एज इट इज, 4 4 16 माइनस 0 यानी यही रहा, माइनस j एज इट इज, फिर कैंसिल, क्या मिला 4 4 16 फिर यही रहा और प्लस k, ये कैंसिल, ये 0 हो गया, माइनस का 8 मिला यानी 16i माइनस 16j और ये k है माइनस का 8k। ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करें, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ C क्रॉस D और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस D। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √16² प्लस 16² प्लस 8², माइनस नहीं दिया क्योंकि माइनस से भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इज इक्वल टू √256 प्लस 256 प्लस 64। कितना मिला, कितना मिला, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए जल्दी से, 256 256 250 500 512 और 64 576 और 576 का √24 यानी 24 मिला, तो डिवाइड कर दिया। यूनिट वेक्टर C क्रॉस D यानी 16i माइनस 16j माइनस 8k और अपॉन 24, सबको अलग अलग, यानी 16/24i माइनस 16/24j और माइनस 8/24k। तो यहां से कितना मिला 2/3i माइनस 2/3j और माइनस 1/3k। दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी है। तो अगर i के साथ कोई एंगल है, मतलब वो x एक्सिस के साथ एंगल है, तो गिवन है एंगल विद x एक्सिस π/3। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा इज इक्वल टू π/3, बीटा इज इक्वल टू कितना y एक्सिस के साथ π/4 और गामा हमें फाइंड आउट करना है। तो cos अल्फा कितना हुआ,
कॉस अल्फा यानी एल डायरेक्शंस कोसाइंस यानी कॉस पाई बाई थ्री का मतलब 60 और 60 का मतलब 1/2। ऐसे ही m क्या हुआ हमारे पास कॉस बीटा कितना हुआ कॉस पाई बाई 4 यानी 1/√2 और n क्या हुआ कॉस गामा जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पढ़ाई थी डायरेक्शंस कोसाइंस में, हमने यूज कर दी, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1/4 प्लस 1/2 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या मिला 2/4 3/4 यानी 3/4 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 और n इज इक्वल टू 1/2। क्यों पॉजिटिव एंगल है, इसने दिया कि एक्यूट एंगल है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा। n क्या है cos गामा, इसका मतलब cos गामा इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 cos में किसकी वैल्यू है π/3 की, इसका मतलब गामा इज इक्वल टू π/3 यानी जो थर्ड के साथ एंगल बना रहा है वो π/3 है। ठीक है। आल्सो और क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर है a और एक्यूट एंगल थीटा कंपोनेंट ऑफ a, तो अब a बना दीजिए। वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हुआ li प्लस mj और प्लस nk, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किससे बनेगा डायरेक्शंस कोसाइन से, और जो वेक्टर में क्या होते हैं वो डायरेक्शंस रेशियो। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी। l का मतलब क्या हो गया 1/2i प्लस m का मतलब क्या हो गया m 1/√2j और प्लस n का मतलब 1/2k। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। इसके कंपोनेंट पूछे हैं तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए, स्केलर कंपोनेंट हो गए 1/2 1/√2 और 1/2, और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गए 1/2i 1/√2j और 1/2k। ठीक है, हालांकि उससे भी ज्यादा डॉट प्रोडक्ट से भी कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान के xi प्लस yj प्लस जेड के और √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, वहां से थोड़ा बड़ा होता, यहां से थोड़ा इजी हो रहा है। दोनों तरीके सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 देखिए क्या गिवन है, a माइनस बी वेक्टर क्रॉस a प्लस बी वेक्टर। बस आंसर तो अपने आप आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो a वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, माइनस फिर b की मल्टीप्लाई पूरे वेक्टर में, क्रॉस है। देखिए यहाँ ध्यान रखना है, ये वेक्टर है, यहाँ डॉट का मतलब अलग है और क्रॉस का मतलब अलग है, इसलिए सिंबल वही यूज करना है ना। हालांकि b का मतलब भी मल्टीप्लाई है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट अलग होती है, तो आपको क्रॉस ही यूज करना है। प्रोडक्ट की ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर भी सेम रहेगा, b पहले है तो b पहले, a पहले है तो a पहले, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो हमने a की मल्टीप्लाई की a में, a क्रॉस a, फिर a की b में प्लस a क्रॉस b डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फिर माइनस b क्रॉस a, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, b पहले ही रहेगा, b पहले, और फिर माइनस b क्रॉस b। जो दो सेम वेक्टर हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0, साइन 0 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 प्लस ये a क्रॉस b। यहां मैंने ऑर्डर चेंज किया, इसको भी a क्रॉस b बनाया, और अभी बता दें कि जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो साइन चेंज, माइनस का क्या हो गया प्लस ऑर्डर चेंज, ये दोनों सेम है तो फिर 0, तो ये 0 तो खत्म हो गई, a क्रॉस b यानी ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। दिस इज द सिंपल प्रूफ। ठीक है, b दोनों 0 है, a डॉट b भी 0 है और a क्रॉस b भी 0 है। देखिए तब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a डॉट b 0 implies magnitude of a into magnitude of b into cos theta और is equal to 0।
इसका मतलब इंप्लाइज या तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। भाई cos थीटा कब 0 होगा? पाई बाई 2 पर। चलिए एक बार लिख देते हैं, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तीन कंडीशन है ए डॉट बी के 0 होने की, या तो ए 0 हो, या तो बी 0 हो, या तो ए बी पर परपेंडिकुलर। फर्स्ट केस। सेकंड केस, ए क्रॉस बी भी 0 है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज आइदर थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। ठीक है, इसका मतलब या तो ए इज पैरेलल टू बी। अब यहां से ए इज परपेंडिकुलर टू बी और ए इज पैरेलल टू बी, दोनों साथ साथ कभी नहीं हो सकते, नेवर, कि ए बी पर परपेंडिकुलर भी हो और ए बी पर पैरेलल भी। इसका मतलब पहली वाली दो कंडीशन कॉमन है, ए 0 बी 0 ए 0 बी 0, ये कॉमन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों प्रोडक्ट 0 हैं तो या तो उनमें से ए 0 है या बी 0 है या दोनों 0 हैं, कभी भी थीटा 0 नहीं हो सकता। समझ गए? तो इसका मतलब इफ A dot B is equal to 0 and A cross B is equal to 0 implies either A is equal to 0 और B is equal to 0। ये कंक्लूजन है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया A is equal to ले लिया I प्लस J और प्लस K। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या हुआ? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3। ठीक है, फिर हमने बी ले लिया 2i प्लस 2j और प्लस 2k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी अंडर रूट 12। इसका मतलब ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल 0 है, ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल 0 है, लेकिन तो भी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। कैसे? वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहीं से आपको पता चल रहा होगा, ये ए आई प्लस जे प्लस के है, बी 2i प्लस 2j प्लस 2k है, b इज इक्वल टू लैम्डा ए है, मतलब दोनों पैरेलल है, और दोनों पैरेलल है तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होनी ही होनी है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर भी वेरीफाई कर लीजिए, ए क्रॉस बी क्या मिला? आई जे के 1 1 1 2 2 2। मैंने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 कॉमन, तो क्या मिला? आई जे के 1 1 1, यहां से 2 कॉमन 1 1 1। लेकिन अगर दो रो आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी 2 इंटू 0 इंप्लाई 0। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो हो सकता है कि ए और बी 0 ना हो, दोनों वेक्टर पैरेलल हो। ठीक है, एंगल का कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइडों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ए बी और ए सी ले ली, ए बी और ए सी, तो पहले ए बी वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो गया? 2i प्लस 3j और प्लस 5k, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो गया? i प्लस j प्लस 2k। क्या मिला माइनस करके? 2i में से i यानी i, 3j माइनस j 2j, 5k माइनस 2k यानी 3k। ये आया ए बी वेक्टर, है ना? ऐसे ही सेम या तो बी सी या तो ए सी, कोई भी वेक्टर तुम्हारी मर्जी है। ए सी वेक्टर यानी ए माइनस सी माइनस ए, ओ सी और माइनस ओ ए। तो 1 माइनस 1 यानी 0i, 5 माइनस 1 यानी 4j, 5 माइनस 2 यानी 3k। दो आ गए एडजेसेंट। अब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट एरिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले हमने ए बी क्रॉस ए सी निकाल ली, मैग्नीट्यूड बाद में निकाल लेंगे। ए बी क्रॉस ए सी आई जे के, और क्या? 1 2
3 और 0 4 3 क्या मिला एक्सपेंड करने पर, तो इज इक्वल टू आई 6 माइनस 12 माइनस जे 3 और माइनस 0 यानी ओनली 3 और प्लस के क्या मिला 4 ओनली, तो यानी माइनस का 6i माइनस का 3j और प्लस का 4k, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, यानी 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना मिला 45 अंडर रूट 61, यही एरिया है ट्रायंगल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √2/3 और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और इज इक्वल टू 1। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो पहले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इज इक्वल टू साइन थीटा, एन था, एन का मैग्नीट्यूड 1, तो पुट कर दिया, ये 1/3 इंटू √2/3 और इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या हुआ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन π/4 और थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी क्या है पैरेललोग्राम ही तो है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल भी होती हैं, तो दो एडजेसेंट साइड निकाल लेंगे कोई भी, ए बी सी डी गिवन है, पोजीशन वेक्टर हैं, पहले ए बी का वेक्टर निकालना पड़ेगा और ए सी का, ए बी और ए सी और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप करेंगे। ठीक है, अभी बताइए मिसलेनियस शुरू कर दें अभी, बोलिए बोलिए जल्दी, अरे मिसलेनियस शुरू कर दें, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो।